हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहां मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना हमें चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने वही टर्म्स लिए हैं और कुछ क्लासिफिकेशन का एक इंट्रोडक्शन लिया है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, NCERT 9th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमको क्या जैव विविधता पढ़ रहे हैं कि जो कि हमने कल जो लास्ट वीडियो हुई है उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो क्या होती है, उसके बारे में हमने जाना था, उसके फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, साइंटिफिक नेम टाइप से हमने और साइंटिफिक नेम को जाना था। और इस प्रकार से हमने बहुत सारे जो कुछ टर्म्स है उनको कल क्लियर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन है। चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप और सेट ऑन बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण होता क्या है वर्गीकरण। तो हमने कल जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने क्या जाना था कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे डिफरेंट है, एक जीव दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट है, उनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को क्या करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, क्योंकि दुनिया में हमने अभी कल बात की थी कि कितने ऑर्गेनिज्म है, 20 लाख ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि हम उनको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, इसलिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, हमको क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ी। तो हमने क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे, किसके आधार पर रहता है कि इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो मेथड है वो क्या, अरेंजिंग ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक एंड सिमिलर। उसकी जो करेक्टरिस्टिक कैसे हैं, इनटू सेट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, किसी की समानताएं। ठीक है, कि इतने एनिमल किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। ठीक है, ये क्या खाते हैं, इनका सरवाइव करने का तरीका कैसा है, इस टाइप से हमने क्या किया कि उसको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या, उसके डिफरेंट, उनका अंतर देखते हैं और समानताएं देखते हैं कि एक से दूसरे जीव में क्या अंतर है, हमें और फिश में क्या अंतर है। वो पानी में रह सकती है, हम ग्राउंड पर रह सकते हैं, ये हमें क्या है, डिफरेंट है। हम क्या है, डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, फिश और ह्यूमन के बीच में। और सिमिलरिटी हम देखें तो अगर हम ऑक्टोपस की बात करें और फिश की बात करें, तो दोनों ही किस में रह लेते हैं, वाटर में रह लेते हैं। ये क्या, उनमें समानता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एनिमल्स को क्या कर देते हैं, एनिमल हो या प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, जीवों को क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई से ही एक टर्म हमारा जुड़ा है, वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या होता है कि हम जब किसी भी स्पीसीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, एवोल्यूएट करते हैं। मतलब आप ये बताइए कि अगर हमको कैटेगराइज करना हो, मान लीजिए कि हमें कुछ गेम्स के लिए स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं उसके वॉलीबॉल के लिए मैं ऐसे कम हाइट के स्टूडेंट को चुन लूंगी, तो वो क्या अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि वॉलीबॉल के लिए क्या, हाइट भी होनी चाहिए, क्योंकि उनको गोल करना है, उनको जंप करना है, तो उसके लिए उनकी हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको पहले इवोल्यूएट करेंगे कि क्लास में कौन सा बच्चा वॉलीबॉल की सिलेक्शन के लिए कैपेबल है, और क्या उसकी जितने भी करेक्टरिस्टिक हैं वो वॉलीबॉल के लिए सही है। हम क्या, किसी भी प्रकार की बच्चे में ही यदि प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है, या कोई भी हैंडीकैप है, कुछ भी प्रॉब्लम है बच्चे को,
तो क्या हम ऐसे बच्चे को गेम में सेलेक्ट करेंगे वॉलीबॉल के लिए? नहीं, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है उस गेम के लिए। तो उसको हम किसी और गेम में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कैटेगराइज कर देंगे कि ये वाला स्टूडेंट इसके लिए सही है और ये वाला स्टूडेंट इसके लिए सही है। तो हम क्या करेंगे, जो अच्छी हाइट के बच्चे होंगे उनको हम वॉलीबॉल में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम कैरम की बात करते हैं तो उसमें हम हैंडीकैप को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई दौड़ भाग का कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उनकी प्रत्येक जीव के अकॉर्डिंग ही उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, उसके रहन सहन, उसका खान पीन, सब चीज को देखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं। तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन ही तो कर रहे हैं क्लास में कि ये बच्चा इसके लिए सही है और ये बच्चा इसके लिए, क्या कर रहे हैं, हम इवोल्यूशन ही तो कर रहे हैं। जब हम इवोल्यूशन करते हैं उन पर, तभी तो हम उनको सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो टर्म है हमारा इवोल्यूशन, की क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही कैसा रिलेवेंट है। ठीक है, इवोल्यूशन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्यूरिंग विच अर्ली ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ। जो इवोल्यूशन है वो कैसा है, एकदम से हो जाता है। आप अचानक से क्या हुआ, क्लास में गए, आपने बोला ये वाला स्टूडेंट उठ जाए, ये वाला उठ जाए, मैं आपको गेम के लिए सेलेक्ट करना, ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे, आपको कुछ दिन उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, कि आपको उनको निगरानी में रखना पड़ेगा कि कैसे कोई कौन सा बच्चा किस गेम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको कैटेगराइज करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि भाई उनके फेस देख लिए या वो उनके अच्छे कपड़े देख लिए कि भाई तू इसे गेम को खेल ले, तू इसे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर कैसा है, स्लो है। आपको उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो प्रोसीजर आगे बढ़ेगा और उसका रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो क्या है, स्लो है और कंटिन्यूस है। ये नहीं कि आपने एक दिन देख लिया, 4 दिन देखा ही नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट किस गेम में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग विच अर्ली ऑर्गेनिज्म और ऑफ द अर्थ, पूरी पृथ्वी पे क्या करना है, इनका एवोल्यूशन जो है वो कैसे स्लो होता है, कंटिन्यूस होता है। हमने एडॉप्ट एंड डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस फॉर्म, और इनको हम क्या कर देते हैं, इनको लेते हैं और क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में क्या करते हैं, डाइवर्ट मीन्स उनको अलग अलग क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, किस पे, एवोल्यूशन के आधार पर। ठीक है, अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूँ तो ये टर्म आया कहाँ से, एवोल्यूशन, तो ये जो एवोल्यूशन जो टर्म है वो आया है हमारे जो वैज्ञानिक हैं कॉलर्स लीनियस, जिन्होंने क्या दिया है, बाइनेमल सिस्टम जो है वो क्लासिफिकेशन का वो दिया है, मतलब दो नाम पद्धति दी है। वो किसने, कॉलर्स लीनियस ने, जो कौन है, जो टैक्सोनॉमी है उनके फादर या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। उन्होंने क्या किया था कि जिनका नाम क्या है, तो क्या किया था, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, दो नाम पद्धति दी थी, किसने, कॉलस लीनियस ने। लेकिन हम अगर इवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो हमारे वैज्ञानिक हैं चार्ल्स डार्विन, जिनने क्या किया था, फर्स्ट डिस्क्राइब आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। 1859 में जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ जिसका क्या नाम था, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इवोल्यूशन शब्द को डिफाइन किया था, उसकी डेफिनेशन दी थी, उसका मतलब बताया था कि इवोल्यूशन होता क्या है, हम किस प्रकार से स्पीसीज का या ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसने बताया था इवोल्यूशन के बारे में, चार्ल्स डार्विन ने, कब, 1859 में। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस की, कि ये जो इसका महत्व का क्या है, क्या जरूरत पड़ी जो हम जीवों का क्लासिफिकेशन करें, कोई तो रीजन रहा होगा जब तो हम क्लासिफिकेशन किए, जब तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस कुछ तो रही होगी। तो चलो देखते हैं क्या थी। इट्स मेक अ स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑरिजिन इजी एंड इट्स सिस्टमैटिक मैनर। ये जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ क्या है, क्लासिफिकेशन है, उसमें क्या है कि
जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या क्या क्लासिफाई क्यों किया, क्योंकि ना उनको एक मैनर में, एक कैटेगरी में, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको पहचानने में क्या हो, हमें कम टाइम लगे। ठीक है, क्या हो, कम से कम टाइम लगे। कब, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड द सिस्टमेटिक मैनर, इसको सिस्टमेटिक मैनर में रखा जा सके। और ये स्टडी जब हम इनकी करें, जब हम इनको किसी भी एनिमल या फिर किसी भी प्लांट के बारे में जाने, तो वो कैसा हो, इजी हो। ये नहीं कि मतलब दो एक ही नाम के 4-5 व्यक्ति होते हैं उस टाइप से और जीव आ जाए ऐसे। जैसे मैंने आपने साइंटिफिक नेमिंग जब बताया था कि बर्ड में एक ही प्रकार की नेमिंग रहती है इनकी, मतलब एक ही नाम होगा एक जीव का, एक ही नाम होगा। ये नहीं है कि दूसरे जीव का भी वही सेम नाम रख दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसे तो नॉर्मली सभी के होते ही है। हमें साइंटिफिक नेम रखने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी थी क्योंकि उसको कोई कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में उसको सेम बोला जाएगा, इसलिए कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो इसमें भी क्या था कि स्टडी को, किसी भी जीव की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जब हम करें तो स्टडी कैसी हो, वाइड होनी चाहिए, और ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो इजी होनी चाहिए और एक मैनर में होनी चाहिए। इसलिए हमें क्या है, इसकी आवश्यकता हुई। स्टडी को इजी करने के लिए, वाइड करने के लिए और मैनर में करने के लिए हमें किसकी, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हुई। Its help to understand how to different organisms have evolved with time। हमें जो क्लासिफिकेशन है वो क्या करता है, हमें किस में मदद करता है, वो करता है समझने में उसके डिफरेंस को। जो इसका जो क्लासिफिकेशन है, किसी एक जीव को दूसरे जीव से जो डिफरेंस है, दो जीवों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझने में क्या करता है, क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। हमें कंफ्यूजन जो होती है ना, 2-4 जीवों के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद उसको क्या होता है, कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है, वो ये क्लासिफिकेशन क्या करता है, उसको दूर कर देता है या फिर क्लियर कर देता है। इट टर्न्स अ बेस फॉर द स्टडी ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंस। इसका जो बेस है, स्टडी का जो बेस है वो कौन है, बायोलॉजिकल साइंस है, क्योंकि हमने इसका नाम साइंटिफिक नेम भी किया। ठीक है, तो इसका जो बेस है, क्लासिफिकेशन का बेस है, वो कौन है, साइंस है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस है। जैसे लाइक बायोग्राफी, जैसे बायोग्राफी हम क्या करते हैं, किसी भी जीव की बायोग्राफी देखते हैं तो क्या होता है, उसकी ही बारे में जानते हैं। ठीक है, तो भाई हम इसलिए क्या इसकी आवश्यकता हुई, किसकी, क्लासिफिकेशन की। किसी जीव की बायोग्राफी देखनी है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लासिफिकेशन, बिल्कुल उसके एक एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। किसी भी एनिमल के बारे में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अगर उसकी बायोग्राफी देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पूरा एक एक पॉइंट उसका क्लियर कर रहे हैं, उसी के आधार पर क्या कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और जब हम उसके किसी भी जीव की बायोग्राफी करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन की वजह से कैसी हो जाती है, इजी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका आधार क्या है, क्लासिफिकेशन का हमने इम्पोर्टेंस तो पता चल गई कि क्यों इसका क्लासिफाई किया। अब इसका आधार क्या है, बेस क्या है इसका। दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ properties use the classification living organism which are known as characteristics। तो ये इसके फीचर्स हैं, इसकी प्रॉपर्टी यूज की जाती है किसमें, क्लासिफिकेशन में। ये इसका आधार क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी, उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक किसमें, क्लासिफिकेशन में यूज की जाती है। कैसे यूज की जाती है, हम उसको यही तो देखते हैं कि ये एनिमल वाटर में रह रहा है तो इसकी क्वालिटी क्या है, जल में रहना। ठीक है, ये खा रहा है, जीवों को खा रहा है, तो इसकी क्या क्वालिटी है, ये जीवों को भी खा लेता है। ठीक है, इसके फीचर्स कैसे हैं, ये दिखने में कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब उसका वर्गीकरण कर देते हैं उसके फीचर और प्रॉपर्टीज के आधार पर। ये इसका क्या है, बेस है। ऑर्गेनिज्म विच सेम करेक्टर आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। और जिन जिन जीवों के, जिन जिन ऑर्गेनिज्म के करेक्टर सेम रहते हैं उनको सेम ग्रुप में रख देते हैं। तो ये क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है।
अब हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, कॉर्नलेस लीनियस proposed a classification system arranging organism into taxonomic group at different level according in the characteristic they have। जो कॉर्नलेस लीनियस थे इन्होंने क्या किया था कि क्लासिफिकेशन को क्या किया था, प्रपोज किया था, क्लासिफिकेशन को दिया था इन्होंने, क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम है उसको बताया था। तो अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू द टैक्सोनॉमिक ग्रुप, और जो इनके टैक्सोनॉमिक ग्रुप में अरेंज करना किसने बताया, कॉर्नलेस लीनियस ने बताया था। डिफरेंट लेवल अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक, और उनके अंदर जो अंतर थे, जीवों के अंतर के आधार पर और उनके लक्षणों के आधार पर क्या किया था, कॉर्नलेस लीनियस ने उनको डिवाइड किया था, वर्गीकरण किया था उनका। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। अब द ग्रुप और द लेवल ऑफ टॉप टू बॉटम अप, अगर हम इसकी ग्रुप को कैसे देखें, क्लासिफिकेशन का जो एक ग्रुप है उसको हम टॉप टू बॉटम देखें, वो इस प्रकार रहता है कि सबसे पहले किसी भी जीव का क्या होता है, किंगडम होता है, उसके बाद क्या होता है, क्लास होता है, उसके बाद ऑर्डर होता है, ठीक है, फैमिली होती है, जीनस होता है और स्पीसीज होती है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम इसकी क्या देखें, लेवल को देखें कि किस प्रकार से इन्होंने एक लेवल बनाए थे कॉर्नलेस लीनियस ने द्विनाम पद्धति में, बाइनोमियल में, सिस्टम में। तो ये उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले क्या दिया था, किंगडम के किसी जीव को सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी किंगडम को जानेंगे क्लासिफाई करने के लिए, फिर उसके बाद क्लास जानेंगे उसका, जिसे हम वर्ग कहते हैं, इसको संघ कहते हैं, फिर ऑर्डर को जानेंगे, फिर फैमिली जानेंगे, फिर उसका वंश या जीन्स जानेंगे, स्पीसीज या प्रजाति जानेंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी जीव का पूरी तरह से वर्गीकरण कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एक जो एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, उसकी क्यों करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बेस है उसका, और हायरार्की क्या है उसकी, और क्या उसके टॉप टू बॉटम उसका क्या है, लेवल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी पढ़ाई हुई आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।